नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के रविवार के स्पेशल कार्यक्रम में आप पूछें और हम बताएं कि इस क्रम को लेकर के मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबके बीच इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रेमियों, बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सबको मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जानकारी दी थी कि पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश में हो रही थी और इस दौरान मेरे क्षेत्र में भी काफ़ी बरसात हुई और हमारा पूरा का पूरा नगर पानी से घिर गया था। विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, नेट भी काम नहीं कर रहा था और इस कारण मैं अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके केवल घर में बैठ करके मनोरंजन यानी अखबार पढ़ना, पुस्तकों का अध्ययन करना और कुछ आपके लिए मटेरियल तैयार करना यानी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर कलम चलाना। लेकिन इसी बीच हमारे गुजरात के कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी जो मन से मुझे गुरु मान चुके थे और उन्होंने अपना टिकट बुक करा लिया था मुझसे मिलने के लिए और गुजरात से वो चल पड़े थे। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उनको इस बरसात के भरे माहौल में घर में पानी से घिरे होने के कारण मैं उन्हें अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर सका, तो मैंने अपने नज़दीक अयोध्या नगर में उन्हें रोक दिया और लगातार 2 दिन मैं उनके साथ रहा और आज उनके विदा होने पे मैं वापस अपने घर आपके इस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। गुजरात के कुछ डॉक्टरों के अपने निजी अनुभव रहे, उस पर चर्चा हुई, कुछ उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति के बारे में चर्चा हुई। साथ ही अयोध्या के विभिन्न तीर्थस्थलों का, अयोध्या के आसपास के लगभग 50 किलोमीटर के आसपास के दायरे में महत्वपूर्ण धर्म स्थल, दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया और सब प्रसन्नतापूर्वक अपने गुजरात की ओर रवाना हो गए। हमारे देश के बहुत से साथी हमसे मिलने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन समय की कमी के चलते मैं न तो आपके पास पहुंच पाता हूं और दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप भी हम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये माध्यम है आपसे बातचीत करने का, आपसे जुड़ने का और आपकी समस्याओं को हल करने का। इससे पहले कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, मैं खेद व्यक्त करूंगा कि मेरा सुबह का जो ऑनलाइन क्लास था, अनेक साथियों ने पहले तो सहमति दी कि सुबह क्लास ठीक है, लेकिन बाद में सभी ने असुविधा को बताते हुए ये कहा कि इस क्लास को पुनः रात में जारी किया जाए। विशेषकर हमारी जो महिला साथी थी विभिन्न क्षेत्रों से देश के, उन्होंने अपनी समस्या रखी कि सुबह घरेलू कामकाज में समय कम मिल पाता है तो ऑनलाइन नहीं हो पाती है। इसलिए पुनः कल से ये क्लास रात 10 बजे आपकी सेवा में लेकर के मैं हाजिर रहूँगा। कल रात 10 बजे से ऑनलाइन क्लास सुनने के लिए आप अपने आप को तत्पर रखें, रेडी रखें, तैयार रखें और मैं आपके बीच अपने निजी अनुभवों को लेकर के एक बार फिर रात 10 बजे उपस्थित रहूँगा। अब आइए बात कर लेते हैं सवालों के क्रम को, सवाल और जवाब। हमारे एक साथी चंद्रशेखर जी हैं, वो कहाँ के हैं मैंने इस पर विचार नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणी पर जरूर विचार किया। उन्होंने कहा कि अनिल जी पागल हैं और बाद में हमारे किसी साथी ने पूछा कि आप इस तरह की गलती क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अनिल जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सारे ज्ञान को अपनी संपत्ति बना करके इसके सारे ज्ञान को ओपन करते जा रहे हैं, कुछ भी ये पर्दे के अंदर नहीं रख रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी, आपका कहना भी सही है, मेरा पागलपन भी सही है। मुझे पागल होने का जो नशा चढ़ा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, तो ये सच आपने बहुत सही व्याख्या की मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पागल होने की। दरअसल पिछले 37 वर्षों का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में मेरा जो अनुभव रहा है इस 58 वर्ष की उम्र में, कि पिछले जितने भी हमारे सीनियर रहे हैं वो सारे के सारे सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कहानियों को छुपाते रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कहानियों को छुपाना, अपने बिजनेस को चलाना
वास्तविकता से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनरों को दूर रखना, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्वयं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत गंभीरता से ना लिया हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में स्वयं भी इतनी गंभीरता से ना जानते रहे हों, केवल उन्होंने बिजनेस के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाया हो। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन जब मैं इस चिकित्सा पद्धति में आया तब से लेके आज तक लगातार मैं इस चिकित्सा पद्धति पर औषधियों के बीच में रोगियों के साथ प्रयोग ही कर रहा हूँ। और प्रयोग करना यानी रिसर्च करना, खोज करना, उस पर मनन करना, चिंतन करना और बाद में परिणाम की एक लिस्ट तैयार करना, ये मेरे पिछले 37 वर्षों के जीवन का एक क्रम रहा है। तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये पागलपन, ये दीवानापन मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक दीवाना हूँ। और उसी दीवानेपन की ये कहानी है कि पिछले 17 अप्रैल 2020 से लगातार विरोध के बाद भी, आलोचनाओं के बाद भी, अनेक कटु टिप्पणियों के बाद भी मैं आपके बीच बना हुआ हूँ। इसको आप मेरी सफलता मान लें या मेरा एक लक्ष्य मान लें या मेरी जिद मान लें, और या फिर आपके शब्दों में इसे पागलपन मान लें। चलिए, बस इतना ही मैं कहूँगा कि मैं अन्य लोगों की तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चोर नहीं बनना चाहता। अन्य लोगों की तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ भी चुराना नहीं चाहता, कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, सब कुछ लोगों के तक समर्पित करना चाहता हूँ। अब ये अलग बात है कि उस समर्पित करने की भावना में आप सबकी प्रेरणा से मैंने एक बुक भी लिखी, जिसकी डिमांड इतने विरोध के बाद लोगों ने उस बुक पर तमाम आपत्तियां की, तमाम तरह की टिप्पणियां की, लेकिन लगातार निरंतर उस किताब की मांग जारी है। इससे लगता है कि लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखना और समझना चाहते हैं। और दूसरी बुक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मेरे द्वारा जो लिखी जा रही है, उसकी भी एडवांस बुकिंग आपके द्वारा की जा रही है। वो भी ये बताती है कि आपके अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जागरूकता कितनी ज़्यादा है और आप कितनी बेसब्री से हमारे उस पुस्तक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी, आपका सवाल तो नहीं था, लेकिन आपने जो लिखा था उसकी व्याख्या करना भी जरूरी था। अब आइए हम सवालों के क्रम को उठा लें। आज के सवालों में लगभग 15 साथी हमारे हैं। पहले सवाल है डॉक्टर मनोज कुमार सैनी का। इन्होंने लिखा है, सर D3 डाइल्यूशन अगर RS में है तो क्या इसे डिस्टिल वाटर के 450 ml में मिला सकते हैं? मनोज कुमार जी, हमने आपसे ये कहा है कि D3, हमारे कई कंपनियां D3 और OD जो ओरिजिनल डाइल्यूशन भी बनाते हैं, दरअसल ओरिजिनल डाइल्यूशन और D3 इन दोनों में अंतर समझ लें। ओरिजिनल डाइल्यूशन जो D3 से हम 450 ml आपसे बनवाते हैं और फिर 450 ml से आप पेशेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप निकाल के देते हैं, दरअसल उन लोगों की ओरिजिनल डाइल्यूशन वही 450 ml की बॉटल वाली है। यानी वो 450 ml की शीशी से निकाल के आपको 30 ml आपको दे देते हैं। तो फिर वो सीधे पेशेंट को देने के लिए है, ना कि उससे 450 ml आप बनाएंगे। यानी आप उससे OD से 450 ml नहीं बना सकते। और जो D3 आपको मिलती है, D3 से आप 5 ml निकाल के 445 ml डिस्टिल वाटर में मिला करके आप दवा को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपका सवाल है कि अगर वो RS में मिला के देते हैं, तो RS में अगर वो मिला के आपको D3 कह के देते हैं, तो आप उस RS से 5 ml निकालिए और 445 ml में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। 445 + 5 अर्थात 450 ml हो जाएगा। दवा अगर वास्तव में D3 आपको मिली है तो काम उसका वही रहेगा, तरीका उसका वही रहेगा। हाँ, RS का परसेंटेज जरूर उसमें ज़्यादा है, तो उससे होगा कि अगर आपके डिस्टिल वाटर में अगर कोई कमी है तो वो RS जा करके वहाँ पे फंगस आदि को रोकेगा। इस नाते इसको कन्फ्यूजन निकाल दें कि आपको D3 की दवा डिस्टिल वाटर में मिली है या RS में मिली है। दवा की मात्रा तो उतनी ही होगी ना, चाहे वो RS में रहे चाहे वो डिस्टिल वाटर में रहे, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हिरेन प्रताप जी हैं, इन्होंने पहले तो मुझे बधाई दी है कि कॉर्न का जो पिछला फार्मूला मैंने बताया था उस पर इन्होंने अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट आरंभ कर दिया और उसको लाभ भी है। तो आप मुझे बधाई ना दें, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मेरे फार्मूले को अपनाना शुरू कर दिया है और प्रयोग करके बताएं कि इसका लाभ क्या है। दूसरी समस्या उन्होंने लिखा है कि यूट्रस फाइब्रॉइड पर भी कोई क्लास लें। हालांकि मैंने इस पर क्लास लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको नोट कर लेता हूं। आगे समय मिलने पर यूट्रस फाइब्रॉइड पर मैं क्लास जरूर लूंगा। एक ग्रुप है या पेज है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, स्पिरिचुअल माइंड।
नामक ये पेज है। इन्होंने लिखा है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पर क्लास लें। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पर मैंने क्लास लिया है। पेशाब की नली में होने वाली जलन, पेशाब के मार्ग पर आने वाली बाधाएं, ये सभी कुछ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में ही आते हैं और इस पर मैंने कई क्लास लिए हैं, कई बार मैंने इस पर चर्चा की है। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिमांड है तो मैं दोबारा इसको नोट कर लेता हूं, फिर समय मिलने पे इस पर चर्चा कर दूंगा। कपिल लड्डा जी हैं, इन्होंने पूछा है L3 का कंपोजिशन बता दें। कपिल लड्डा जी, L3 एक कंपाउंड मेडिसिन है जिसमें L1, S2 और A3 इन 3 दवाओं को बराबर अनुपात में मिलाया गया है और ये तीनों दवाएं मिलकर के L3 कहलाती हैं। और L3 का प्रयोग हमारे फार्मूले से हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हम L3 को एक्सक्रीटरी सिस्टम के संबंधित अंगों को समायोजित करने के लिए, उनके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, यानी शरीर से बाहर निकालने वाले हर पदार्थ, चाहे वो पसीना हो, चाहे आंसू हो, चाहे वो मल पदार्थ हो या पेशाब हो, जो भी अपद्रव्य हमारे शरीर में है उनको किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की एक संक्षिप्त, सरल और सीधी दवा L3 बना दी है। ये कंपाउंड मेडिसिन है और L3, L2 जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, वैसे L3 आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए है। प्रदीप सोनी जी का कहना है कि P2 को क्या कैंसर में भी, सभी प्रकार के कैंसर में दे सकते हैं? देखिए, P2, जैसा मैंने आपसे कहा है कि P2 आपकी लंग्स की दवा है। अब P2 में C2 का प्रयोग किया गया है, लगभग 20% C2 का प्रयोग किया गया है। ये बातें हमारे कुछ लेखक नहीं बताते हैं, कुछ करने वाले या प्रैक्टिस करने वाले इस बात को नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि P2 में P2 के पौधों के साथ C2 के कुछ पौधों का रेशियो भी मिला दिया गया है और तब P2 को अच्छे कारगर रूप में देखा गया है। तो चूंकि इसमें C ग्रुप की मेडिसिन, टिश्यू मेडिसिन मिलाई गई है और P2 लंग्स की है, ऑक्सीजन की सप्लाई सुपाच्य करने के लिए, तो टीबी के रोगी को अगर लंग्स की टीबी है या बोन की टीबी है या ब्लड की टीबी है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए आप P2 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मिस्टर चंद्रशेखर जी का हो गया। देवव्रत 4 जी लिखते हैं कि स्मोक और डस्ट से होने वाली एलर्जी, विशेष करके जाड़ों के सीजन में जब एलर्जी होती है, सर्दी, खांसी, जुखाम या दमा या सांस फूलने की बीमारी होती है, तो इस पर आप एक क्लास ले लें। देवचार्य जी, आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है और निश्चित रूप से ये टॉपिक मेरे चर्चा करने में छूट गया था, तो मैं जल्द ही एलर्जी पर, विशेष करके स्मोक और डस्ट से होने वाली एलर्जी पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र के दृष्टिकोण से चर्चा जरूर करूंगा। आप प्रतीक्षा करें, बहुत जल्द इस पर मैं क्लास लूंगा। मिस्टर पवन शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है ज्यादा डोज देने पर क्या सही रिजल्ट मिल सकता है? इन्होंने इसके पहले लिखा है कि आप कहते हैं कि इन दवाओं को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या अधिक से अधिक डोज दिया जाए जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले? पवन शर्मा जी, इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर दवा आवश्यकता से ज़्यादा दी जाए तो दवा तो अपने मतलब भर का काम करेगी, लेकिन शेष बची दवा को सबसाइड करने के लिए भी हमारे सारे अंगों को, जिस अंग तक वो पहुंची हुई है, जिन अंगों तक वो ज़्यादा पड़ी हुई है, उन अंगों को सबसाइड करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जब करना शुरू करेगा तो जो हमारी दवा का मूल फंक्शन है वो प्रभावित होगा। इस नाते हम ये कभी सलाह नहीं देंगे कि आप आवश्यकता से ज़्यादा डोज दें। आवश्यकता से ज़्यादा डोज देने में साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारी इन दवाओं की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। ये दवाएं फिर धीरे काम करेंगी या कम काम करेंगी, क्योंकि फिर शेष बची हुई दवाओं को सबसाइड करने के लिए वो ऑर्गन लग जाएंगे। इस बात को गंभीरता समझें कि आवश्यकता से अधिक दवाओं की खपत करने के लिए या उनको निष्क्रिय करने के लिए भी हमारे अंग सक्रिय हो जाएंगे। तो जो हमारा मेन लक्ष्य है, हम रोग को दूर करने में लगे हैं और हम उन दवाओं को सबसाइड करने में लग जाएंगे तो आवश्यक आबैल मुझे मार करने की स्थिति आ जाएगी। इस नाते दवाओं के उचित डोज को उचित उम्र के साथ, उचित शरीर की भार के अनुसार, उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपको दवा देनी है। मैं आज अपने गुजरात के साथियों के साथ स्वामी नारायण छपिया मंदिर से जब लौट रहा था तो रास्ते में हमारे कई साथियों के फ़ोन भारत के विभिन्न कोनों से आए और उनमें से 2-3 साथियों के सवाल डोज पर ही थे जो बार बार कंफ्यूज कर रहे थे। वो कहते हैं कि आप जब लिख देते हैं L1 + L2 + S3 20-20 ड्राफ्ट 3 टाइम, तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि 20-20 ड्राफ्ट
सभी का दें या 20 ड्राफ्ट टोटल दें। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर मैंने किसी फार्मूले पर आपके व्हाट्सएप पर लिखा कि L2 + CNS + A3 और आगे डैश करके हमने लिखा 20 ड्राफ्ट 3 टाइम्स, इसका मतलब हो गया कि L2, L3 और CNS तीनों की 20-20 ड्रॉप 30 ml के डिस्टिल वाटर मिला करके तब आपको रोगी को देना है। फिर रोगी को पीने वाला या रोगी को लेने वाली जो डोज है वो आप उसके शरीर के उम्र के अनुसार, उसके शरीर के भार के अनुसार, उसके शरीर की बनावट के अनुसार आप 10 बूंद से लेकर के 20 बूंद, 30 बूंद, 40 बूंद तक आप तय करेंगे। मैंने आपको उस रोग से संबंधित जो आपने शिकायत की थी उस शिकायत के आधार पर मैंने दवाओं का एक 30 ml में मिलाने का फार्मूला आपको बता दिया। मैंने रोगी को देने का फार्मूला नहीं बताया है, मैंने आपको 30 ml में मिलाने का फार्मूला बताया है। इसको कृपया फिर से समझ लें कि मेरे द्वारा बताए गए फार्मूले 450 ml की बोतल से निकालने के लिए ड्रॉप हैं। उन 450 ml में जो आपने बना के रखा है D3 से, उससे आप वो ड्रॉप निकालेंगे और उस ड्रॉप को निकालने के बाद आप 30 ml में मिला देंगे सभी दवाओं का उतने ड्रॉप। टोटल पहले दवा मिला दिए, फिर जो भाग बचे उसमें डिस्टिल वाटर मिला दीजिए, तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर रोगी को आप 10 ड्रॉप से लेकर के, अगर बच्चा है तो 5 ड्रॉप भी दे सकते हैं, 2 ड्रॉप भी दे सकते हैं। बड़े उम्र के हिसाब से, उम्र वजन के हिसाब से आप डोज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मिस्टर राकेश कुशवाहा जी हैं, इन्होंने इस सिरिंजोमाइलिया पर एक सवाल किया है। देखिए, सिरिंजोमाइलिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो माइलॉन्स हैं उस पर सिस्ट बन जाते हैं, जिससे ब्लड के सर्कुलेशन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दब जाने से हमको दर्द होता है, पेन होता है, उलझन होती है और हमको वहाँ पर एक स्वेलिंग नज़र आती है। तो आपने लिखा है क्या इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलाज है। आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आपके क्षेत्र में हो, उनसे मेरी बात कराइए, मैं उनको अपना फार्मूला सेट कर दूंगा और उनसे आप दवा लेते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मनोज महाराज जी हैं, इन्होंने अपेंडिक्स पर चर्चा करने की बात की है। हालांकि मैंने अपेंडिक्स पे क्लास लिया है, लेकिन फिर भी समय निकाल के मैं अपेंडिक्स पर चर्चा जरूर करूंगा। संदीप निम्बुलकर जी हैं, इन्होंने लिखा है पैर के घुटनों और कंधों में रस्सी बांधकर किस रोग का इलाज किया जाता है? संदीप जी, मैं खुद नहीं समझ पाया कि आप, हो सकता है आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई इलाज कोई व्यक्ति करता हो कि पैर के घुटनों में और कंधों में रस्सी बांध करके कोई जादू मंत्र करता हो या कोई किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का सहारा लेता हो। फिलहाल मेरी जानकारी इस संदर्भ में नहीं है, इस नाते मैं इस पर कोई भी न तो टिप्पणी कर सकता हूं, न मैं आपके इस सवाल का कोई जवाब दे सकता हूं। अगर आप हमें कोई रोग बताएंगे तो मैं उससे संबंधित चर्चा जरूर करूंगा। सिद्धेश्वर खुंटा जी हैं, इन्होंने कान में छेद होने पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की है। जब मैंने ENT क्लास शुरू किया है, वहाँ पे मैंने कान के छेद होने या उसके पर्दे में घाव होने की चर्चा की है। कृपया आप उस क्लास को सुने, नहीं समय मिलेगा तो मैं आपसे दोबारा बात कर लूँगा या आप हमसे फ़ोन कॉल पे इस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रदीप सोनी जी लिख रहे हैं, ये तो मैंने आपसे चर्चा कर लिया। मिस्टर राजेश कुमार जी हैं, क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस पर क्या दवा है? प्रदीप राजेश कुमार जी, क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस पर आपने बात की है। अभी पिछले दिनों मैंने कोलाइटिस पर और कॉलिक पेन पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर कई क्लास लिए हैं और कई तरह की बीमारियों पर चर्चा की है। फिर भी अगर आपका सुनने से मिस हो गया हो तो आप हमारे क्लास को बैक करके, रिव्यू करके आप फिर से सुन सकते हैं और निश्चित रूप से आपको हमारे इस क्लास में आपका जवाब मिल जाएगा। यदि आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर 9793252355 पर कॉल करके हमसे चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं इस सवाल जवाब के अंत में अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि, और सुनने वाले अन्य साथियों से, कि यदि किसी भी रोग से संबंधित आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक से मेरा संपर्क जरूर कराइए, क्योंकि दवा तो आपको वहीं से मिलेगी। अगर मुझसे आप दवा मंगवाते हैं तो फिर पोस्टल चार्ज भी आपका बढ़ेगा और हमारे यहाँ दवाएं जाएंगी तो आपको महंगी भी पड़ेंगी। लोकल डॉक्टर से अगर आप दवा लेंगे, फार्मूला मेरा रहेगा, मार्गदर्शन मेरा रहेगा,
हमें आप केवल हमारा परामर्श शुल्क दे देंगे तो वहाँ से दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी और उस नज़दीकी डॉक्टर से आप दवा लेकर के उनके दवा का मूल्य उनको चुका दीजिए और उस डॉक्टर के संरक्षण में आप लगातार बने रहेंगे और डॉक्टर लगातार हमको रिपोर्ट करते रहेंगे। हम दवाओं में जो संशोधन करना होगा हम उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम अगले रविवार को आपके सवालों के जवाब के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त देने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब लेकर के आपके बीच बहुत जल्द हाजिर हो जाएं। और साथ ही हमारे पी ग्रुप पे जो क्लास चल रहा है, जो नियमित क्लास, हम उस पर चर्चा आगे कल करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपका सबका बहुत बहुत आभार।